शोभा मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। किसान भाइयों, इस मौसम में आलू की खेती की जाती है जिसकी उपज क्षमता समय के अनुसार सभी फसलों से ज्यादा है। इसका प्रत्येक कंद पोषक तत्वों का भंडार है, जिसके कारण आलू एक उत्तम पौष्टिक आहार के रूप में व्यवहार होने लगा है। बढ़ती आबादी के कुपोषण और भुखमरी से बचाने में इस सब्जी वाली फसल का प्रमुख स्थान है, जिसकी खेती करके किसान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो आप कैसे करें आलू की खेती, इसकी जानकारी दे रही है जिला भोपाल की विषय विशेषज्ञ नीलम सोनी। बारे में चर्चा करने वाली हूँ। तो आइए हम जानते हैं कि आलू के लिए सबसे अच्छी उपयुक्त जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, हम कौन सी चुनते हैं। हमारे जो किसान भाई किसी कारणवश खेतों में खरीफ फसलों की बुआई नहीं कर पाए या जिन किसानों की अधिक बारिश के कारण फसल नष्ट हो गई, तो वे इस समय अगेती आलू की बुआई करके अच्छी आय कमा सकते हैं। इसकी खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली दोमट और बलुई दोमट मिट्टियाँ, जिसमें जैविक पदार्थ अधिकांश मात्रा में हो, उपयुक्त होती है। आलू की फसल के लिए जो पीएच रेशियो होता है वो 7.5 तक उपयुक्त माना जाता है। खेत में पर्याप्त नमी बनी रहनी चाहिए। आलू की खेती के लिए खेत को समतल होना जरूरी होता है ताकि जल की निकासी काफी अच्छी तरह से हो सके। खेत की तैयारी के समय एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 2 जुताइयां देशी हल या कल्टीवेटर से करके पाटा लगाकर खेत को भुरभुरा करके समतल कर लेना चाहिए। अब बात आती है खाद और उर्वरक प्रबंधन की। तो 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद, 250 किलोग्राम यूरिया, 180 किलोग्राम डीएपी और 170 किलोग्राम एमओपी का आप प्रयोग करें, जिसमें यूरिया की 80 किलोग्राम और अन्य खाद उर्वरकों की पूरी मात्रा बुआई के समय दें और शेष बची यूरिया की 170 किलोग्राम मात्रा का प्रयोग आप 30 से 35 दिन की खड़ी फसल में करें। आइए अब हम जानते हैं आलू की कुछ किस्मों के बारे में। आलू की किस्मों के लिए सबसे अच्छी किस्म है जैसे कि कुफरी बादशाह है, कुफरी चिपसोना है, कुफरी सिंदूरी है, कुफरी लालिमा है, कुफरी ज्योति है। कुफरी लालिमा जो वैरायटी है ये रेसिस्टेंट वैरायटी है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, मतलब पिछेती अंगमारी डिसीज़ के लिए। और इनकी ईल्ड जो है वो 200 से 250 क्विंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से आती है। तो इन वैरायटियों का अगर आप लोग यूज़ करते हैं तो आपको उपज बहुत अच्छी मिलेगी। जहां तक बीज दर की बात है तो 10 ग्राम वजन वाले कंदों का 12 से 15 क्विंटल और 30 ग्राम वजन वाले कंदों का 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर कंदों की आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों, कंदों को हमेशा किसी प्रमाणित संस्थान से ही खरीदें। कंदों को रोगों से बचाने के लिए मैंकोजेब 2 ग्राम दवा को प्रति लीटर पानी में घोलकर कंदों को 10 मिनट तक डुबा रहने दें और उसके बाद इनको निकालकर छायादार स्थान पर फैला दें, जिससे दवा की परत कंदों पर सूख जाएगी। उसके बाद कंदों की बुआई करें। किसान भाइयों, कंदों की बुआई लाइनों में करें, जिसमें लाइन से लाइन 40 से 50 सेंटीमीटर और पौधे से पौधा 20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए पोटैटो प्लांटर की सहायता से या हाथों से कंदों की बुआई करें। इसमें क्या होता है, इसमें कई प्रकार के खरपतवार होते हैं, जैसे चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं, सकरी पत्ती वाले खरपतवार हैं। कुछ खरपतवार जैसे कि जंगली घास हो गई, दूब हो गई और गाजर घास हो गई, ये सब चीज़ें जो हैं ये सारे खरपतवार हैं। इनको हम लोग कंट्रोल करने के लिए जैसे खुरपी से हम उसे निकाल सकते हैं, हाथ से निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं कि रासायनिक क्रिया में। तो रासायनिक में हम लोग मेट्रिबिजन का यूज़ करते हैं, 70 WP के फॉर्म में आता है। 150 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से इसे यूज़ किया जा सकता है। बुवाई के 15 से 20 दिन बाद हम लोग इसका जनरली यूज़ करते हैं
इससे क्या होता है, इससे चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार और सकरी पत्ती वाले खरपतवार भी कंट्रोल किए जा सकते। लेकिन किसान भाइयों, आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करिए कि रासायनिक क्रिया का यूज़ कम से कम करें। किसान भाइयों, दोपहर में इरिगेशन करने से, सिंचाई करने से ज़्यादा आप अवॉइड करें, उसे नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए, तापमान इस समय का ऐसा है कि कभी बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, जिससे कि आलू की फसल को नुकसान हो सकता है। उष्णता भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सकती है या तापमान ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सकता है। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करें कि आप सुबह टाइम और शाम के टाइम सिंचाई को करें और समय समय पर इसे सिंचाई को करते रहें। जब आपको नमी की कमी महसूस हो तो आप समय समय पर सिंचाई को करें, और जिससे कि आपकी फसल अच्छी होगी, आपकी उपज अच्छी होगी, आपको मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, यदि आप फलदार पौधे लगाकर मोटा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो अमरूद की बागवानी आपके लिए शानदार विकल्प साबित हो सकती है। अमरूद एक ऐसा फल है जिसे बेचने के लिए भी ज्यादा झंझट नहीं है। अमरूद की हर जगह डिमांड रहती है, इसके चलते आप अमरूद के बाग लगाकर हर साल लाखों का मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन अधिक फलों का उत्पादन लेने के लिए अमरूद के बाग को रोगों के प्रकोप से बचाना जरूरी है, जिसके बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद। तो अमरूद में सबसे पहले जो घातक बीमारी के रूप में आता है, किसान भाइयों जिससे चिंतित रहते हैं, वो है उकटा रोग। तो उकटा रोग को हम लोग मलानी रोग भी कहते हैं, सूखा रोग भी कहते हैं। यह रोग एक फफूंद जनित रोग है जो फ्यूजेरियम नामक फफूंद से होता है और ये बहुत ही विनाशकारी रूप कायम कर लेता है। उकटा रोग फ्यूजेरियम फंगस से फैलता है। यह भोजन के साथ पेड़ की जड़ों के अंदर प्रवेश कर जाता है और भोजन नलियों को जाम कर देता है, जिससे पेड़ के ऊपरी भाग तक भोजन नहीं पहुंच पाता और पेड़ सूख जाता है। अमरूद के उत्पादन में यह सबसे बड़ी समस्या है। इसमें शाखाएं ऊपर से सूखनी शुरू हो जाती है और पूरी सूख जाती है, बाद में पूरा पौधा सूख जाता है। यह रोग वर्षा ऋतु में सबसे अधिक देखा जाता है। उकठा रोग उन क्षेत्रों में भी अधिक होता है जहां जल भराव की समस्या लंबे समय तक बनी रहती है। तो इसके हम लोग चर्चा करेंगे। शुरुआत में क्या होता है, ये दो तरह का उकठा लगता है। सूखने की प्रक्रिया दो तरीके से होती है। एक तो हम लोग देखते हैं कभी कभी कि पूरा का पूरा पौधा सूख जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट विल्टिंग, या जिसमें पूरा का पूरा पौधा ही पूरा मुरझा करके सूखने लगता है। एक इसमें आता है पार्शियल विल्टिंग, मतलब कि पूरे पेड़ में 2-4 शाखाएं आपकी सूखती हैं। इसको हम लोग कहते हैं पार्शियल विल्टिंग। जैसे ही विल्टिंग सूखा रोग आता है पौधे में, इसमें क्या होती है, ऊपर की ओर की पत्तियां धीरे धीरे झड़ करके गिरनी शुरू हो जाती है और पौधा कमज़ोर प्रतीत होता है। और कंप्लीट विल्टिंग में क्या होता है कि देखते देखते पूरा का पूरा पौधा मुरझा जाता है। और इसमें लक्षण के रूप में ये कहे कि इसमें जब पौधा सूखने लगता है तो फल जो है वो छोटे रह जाते हैं, बहुत कड़े हो जाते हैं और काले पड़ करके गिरने लगते हैं। दोनों का ही कारक फ्यूजेरियम है। चूँकि यह मृदा जनित रोग है, इसके निवारण हेतु हम लोग जो है जो भी रसायन या जैव जीवनाशी का प्रयोग करते हैं वो ज़मीन के इर्द गिर्द करते हैं। तो शुरुआत में हम लोगों को समेकित रोग प्रबंधन के तहत ही इस रोग का हम लोग मैनेजमेंट कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं। पौधों में रोग लगने पर इसका कोई निदान नहीं है, लेकिन ट्राइकोडर्मा विरिडी को गोबर की खाद के साथ मिलाकर खेतों और पेड़ों की जड़ों में प्रयोग करने से इसका प्रकोप कम किया जा सकता है। आमतौर पर ट्राइकोडर्मा विरिडी की 5 किलोग्राम मात्रा को 40 से 50 किलोग्राम गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट के साथ मिलाकर उसमें हल्का पानी सींचकर प्लास्टिक की बोरी से 10 से 15 घंटे तक ढक देते हैं और उसके बाद थैलों और पौधों की जड़ों के पास इस मिश्रण को डालते हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जो भी सैनिटेशन प्रैक्टिसेस है, साफ़ सफाई आप अपने बगीचे में निरंतर करते रहें। जो भी पत्ते गिरे हो उसको उठा करके इकट्ठा करके दूसरे जगह ले जा करके ज़मीन में गाड़ दे या जला दे। और जितनी भी टहनियाँ या ब्रांचेस जो सूख जाती हैं इस उकठा रोग से,
उसको काट करके छांट करके अलग कर देना है, ताकि इस बीमारी का बढ़ाव आगे न हो सके। दूसरा ये करना है कि कार्बेंडाजिम नामक एक फफूंदी आती है मार्केट में, उसका 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके मिट्टी को भिगोना है जड़ के आसपास। पहले तो ये करें कि जड़ के आसपास की मिट्टी को 2-3 दिन तक जो है पलटाई करके छोड़ देना है। उसके बाद उसमें आप चाहें तो नीम की खली भी डाल सकते हैं और कार्बेंडाजिम जो हमने बताया 2 ग्राम प्रति लीटर से उस मिट्टी को भिगो देना है। तो ऐसा देखा जाता है कि विल्ट का उकठा रोग का प्रभाव बहुत ही हद तक कम हो जाता है। इस रोग से बचाव के लिए अमरूद की उकठा रोग रोधी किस्मों का चयन करें। यह रोग मिट्टी जनित है, इसलिए पौधा रोपाई के पूर्व मिट्टी को फॉर्मेलिन दवा से निर्जीवीकृत करना चाहिए। अमरूद के भागों में अधिक समय तक पानी का जमाव नहीं होने दें। बरसात के मौसम में पौधों के तनों के पास मिट्टी अवश्य चढ़ा दें। साथ ही मिट्टी जांच के आधार पर संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें। दूसरा बीमारी इसमें आता है एंथ्रेक्नोज, जो आपने देखा होगा किसान भाइयों, है कि काले धंसे हुए भूरे भूरे और काले काले धब्बे दिखाई पड़ते हैं, खास करके फल में। तो शुरुआती स्टेज में ये एंथ्रेक्नोज डायबैक के रूप में प्रतीत होता है हमारे वृक्षों पर। ऊपरी और टिप से वह धीरे धीरे मुरझा करके सूखने लगती है। जो भी इसमें फल आते हैं या तो छोटे आते हैं, और अगर बड़े होने के समय पर अगर आते हैं तो उसमें काले धसे हुए धब्बे दिखाई पड़ते हैं, जिससे मार्केट वैल्यू किसान भाई को नहीं मिलता है, दाम बहुत ही कम प्राप्त होता है उसमें। तो इसके निवारण हेतु हम लोग शुरुआत से ही पुष्पन के पहले से ही एक छिड़काव, एक रसायन है जो मैनकोजेब डायथेन M45 के नाम से मार्केट में उपलब्ध है। उस रसायन का 2 ग्राम प्रति लीटर घोल बना करके पुष्पन के पहले एक छिड़काव कर दे और फिर 15 दिन के अंतराल पर दूसरी छिड़काव करने से इस रोग से हम लोग 100% निजात पा सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग ये चारों बीमारी का मैनेजमेंट प्रबंधन करके हम अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। कहीं नहीं जाइएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह कुछ इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला इंदौर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी दिनों में छुटपुट से घने बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जिन किसानों ने सोयाबीन की JS 95-60, JS 20-34, JS 93-5, NRC 130, NRC 138 आदि की जल्दी पकने वाली किस्में उगाई हैं, उन्हें 90% फली पीली होने के बाद फसल काटने की सलाह दी जाती है। इससे बीज के अंकुरण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। फसल को बारिश या छाया से बचाने के लिए तुरंत धूप में सुखाना चाहिए। परिपक्वता चरण के दौरान निरंतर बारिश के कारण सोयाबीन की फसल को उसके गुणवत्ता मानकों के संदर्भ में प्रभावित होने की संभावना है। पीला मोज़ेक वायरस रोगों के संचरण के वाहक सफेद मक्खी के नियंत्रण के लिए निवारण उपायों के रूप में क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर पीले चिपचिपा जाल स्थापित करें। किसानों को सलाह दी जाती है कि कीटनाशक या शाकनाशी का छिड़काव करते समय अनुशंसित मात्रा में पानी का उपयोग करें। अगर नेपसेक स्प्रेयर का प्रयोग कर रहे हैं तो 450 लीटर प्रति हेक्टेयर और पावर स्प्रेयर का प्रयोग कर रहे हैं तो 120 लीटर प्रति हेक्टेयर पानी का उपयोग करें। किसानों को यह भी सलाह दी जाती है कि विभिन्न स्थानों पर बर्ड पर्च स्थापित करें, जिससे परभक्षी पक्षी के बैठने की व्यवस्था हो सके जो पत्ती खाने वाले कैटरपिलर को खाते हैं। जैविक सोयाबीन उत्पादन के मामले में किसानों को सलाह दी जाती है कि वे डिफोलिएटर जैसे सेमिलूपर तंबाकू कैटरपिलर के नियंत्रण के लिए बैसिलस थुरिंजिएंसिस या बिवेरिया बेसियाना या नोमुरिया रिलेई 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें। तंबाकू की सुंडी और चने की फली छेदक के प्रबंधन के लिए किसानों को कीट विशिष्ट फेरोमोन ट्रैप लगाने और
NPV 250 एली प्रति हेक्टेयर का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। इन कीटों के खिलाफ इमामेक्टिन बेंजोएट 425 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग भी प्रभावी है। सरसों की अगेती बुआई के लिए पूसा सरसों 25, पूसा सरसों 26, पूसा सरसों 28, पूसा अगरणी, पूसा तारक, पूसा माहक आदि के बीज की बुआई करें। बीज की मात्रा 1.5 से 2 किलोग्राम प्रति एकड़ रखें। पशुओं को साफ और ताजा पानी दिन में 2 बार दें, साथ ही साथ हरा चारा दें। बाहरी परजीवियों से बचाव के लिए ब्यूटॉक्स का उपयोग करें। पशुशाला की नियमित सफाई करें। 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर फिनाइल मिलाकर फर्श की सफाई करें। लंपी वायरस को लेकर मध्य प्रदेश सरकार हाई अलर्ट पर है। वायरस से निपटने के लिए सरकार ने टोल फ्री नंबर 1962 के साथ एक अन्य नंबर 0755 276 7583 जारी किया है। सरकार ने पशुओं को फ्री में टीका लगाने का ऐलान भी किया है। पशुपालक भाइयों, यदि आपको अपने पशुओं में हल्का बुखार, मुंह से अत्यधिक लार और आंख नाक से पानी, पैरों में सूजन, शरीर पर गांठें और दुग्ध उत्पादन में गिरावट के साथ गर्भित पशुओं में गर्भपात जैसे लक्षण दिखाई दें तो आप तुरंत ही अपने नजदीकी पशु चिकित्सालय या फिर इन दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। बकरियों में PPR रोग के नियंत्रण के लिए टीका लगवाएं। वर्षा से बकरियों की सुरक्षा करें। बकरियों को हरा चारा, साफ पानी एवं सूखे स्थान में बांधें एवं परजीवियों से बचाव के उपायों को अपनाएं। मुर्गियों को रानीखेत बीमारी से बचाने के लिए पहला टीका F1 7 दिनों के अंदर एवं दूसरा टीका R2B 8 सप्ताह की उम्र में लगवाएं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उससे पूछा है ग्राम धूमरा, जिला ग्वालियर के कृषक मोहन गुर्जर ने। ये पशुओं में दुग्ध ज्वर की समस्या के समाधान के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो मोहन गुर्जर जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। आज के समय में अब पार्चुरेशन का समय है, मतलब गाय को बच्चा देने का समय अभी सबसे फेवरेबल समय रहता है। तो इस समय जो हाई एल्डर होते हैं, जो ज़्यादा दूध देने वाली गाय होती है, उसमें एक बीमारी होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है जिसको बोलते हैं मिल्क फीवर। इसका नाम से आपको लग रहा होगा कि इसमें फीवर आती है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें फीवर नहीं आती है। लेकिन मिल्क मतलब दूध से रिलेटेड है। मतलब कि ये बीमारी जो होती है वो गाय को बच्चा देने के तुरंत बाद होती है या 3 दिनों के बाद, 72 घंटे के बाद होने की संभावना अधिक बनती है, इसलिए इसको मिल्क फीवर नाम दिया गया है। दूध ज्वर रोग को मिल्क फीवर एवं दुग्ध बुखार के नाम से भी जाना जाता है। पशुओं के लिए ये रोग बहुत घातक सिद्ध होता है। गाय भैंस में प्रसव के 2 से 3 दिनों के अंदर इस रोग के होने का खतरा अधिक होता है। समय रहते यदि पशुओं का इलाज नहीं किया गया तो पशुओं की मांसपेशियों में लकवा भी हो सकता है। ये रोग रक्त में कैल्शियम की कमी के कारण होता है। कोलेस्ट्रम में रक्त से 12 से 13 गुना अधिक कैल्शियम होता है। प्रसव के बाद कोलेस्ट्रम के साथ अधिक मात्रा में कैल्शियम शरीर से बाहर आ जाता है। प्रसव के बाद अचानक कोलेस्ट्रम निकल जाने के बाद हड्डियों से शरीर को तुरंत कैल्शियम नहीं मिल पाता। प्रसव के बाद पशुओं को संतुलित आहार नहीं मिलने के कारण भी ये रोग होता है। पशुओं के आहार की मात्रा एवं गुणवत्ता में अचानक कमी आने से भी इस रोग के लक्षण नजर आने लगते हैं। इसके लक्षण क्या होते हैं? इसके प्राइमरी लक्षण जो होते हैं, इस स्टेज में क्या होती है कि इसमें कैल्शियम की मुख्य रूप से कमी हो जाती है। एक्चुअली होती क्या है कि गाय अभी नॉर्मल स्टेज में है, एकाएक जो दूध देना शुरू करती है और कोलेस्ट्रम जो होती है उसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक निकलती है, यानी शरीर से एकाएक 20 से 30 ग्राम अधिक कैल्शियम निकलना शुरू हो जाती है, जिसको कि शरीर मेंटेन नहीं कर पाती है, मतलब उतना नहीं निकाल पाती है अपने बोन से या अपने फीड से, जिसके कारण क्या होती है ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है और कैल्शियम की मात्रा कम होने के कारण उसके मसल कमज़ोर हो जाते हैं। यही लास्ट स्टेज में आने पर वो पैरालिसिस जैसी स्थिति आ जाती है और जानवर मर भी जाते हैं। यानी कि मुख्य रूप से न्यूट्रिशन की मतलब पोषण की कमी का ये बीमारी है। पशुओं में दूध ज्वर रोग 3 अवस्थाओं में होता है। दूध ज्वर रोग की पहली अवस्था में पशु प्रसव से पहले उत्तेजित हो जाते हैं,
खाना पीना बंद या कम कर देते हैं, पशुओं के दांत किटकिटाने लगते हैं, पशुओं के शरीर एवं पिछले पैरों में अकड़न की समस्या शुरू हो जाती है, आंशिक लकवे के कारण पशु गिरने लगते हैं। दूसरी अवस्था में पशु गर्दन मोड़कर बैठे रहते हैं, पशुओं को उठने एवं खड़े रहने में कठिनाई होती है, पशुओं का शारीरिक तापमान सामान्य से कम हो जाता है, रोग से प्रभावित पशुओं के पैर और शरीर ठंडे हो जाते हैं। तीसरी अवस्था में पशु ज्यादातर समय फर्श पर लेटे रहते हैं, पशु बेहोशी की हालत में आ जाते हैं और उनका शारीरिक तापमान कम हो जाता है। अधिक समय तक बैठे रहने के कारण पशुओं में आफरा रोग होने का खतरा बढ़ जाता है। तो आपको यदि ये लक्षण हल्का दिख जाए या आपको गाय को हमेशा हो रही है, पिछले बार हो चुकी है, तो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि लक्षण हल्का दिखे, उसी समय ओरल सप्लीमेंट कैल्शियम का देना शुरू कर दीजिए, जो कि कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम क्लोराइड के रूप में होनी चाहिए। और जब भी कैल्शियम का सोर्स दें तो क्लोराइड और सल्फेट के रूप में दें। आप कभी भी चूँकि जो लिक्विड अभी मार्केट में ज़्यादातर उपलब्ध है वो कैल्शियम प्रोपिनेट के रूप में उपलब्ध है, जो कि आप देंगे तो अधिक मात्रा में देनी पड़ेगी और उससे ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है प्रोपेनिक एसिड होने के कारण, जो कि उस स्टेज में ग्लूकोज की मात्रा हाइपरग्लाइसेमिक ऑलरेडी गाय रहती है। इसलिए कैल्शियम प्रोपिनेट के फॉर्म में जो रहती है उसका उपयोग नहीं करें आप बोलस के रूप में, या कोई भी पाउडर बना के कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम क्लोराइड का उपयोग करें। इसके बाद और इस स्टेज में कभी भी इंजेक्शन देने की आवश्यकता नहीं और कोशिश भी नहीं करें। ओरल सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होती है, इसमें कभी ओवरडोज होने की संभावना आपको नहीं बनेगी। इसके बाद जब सेकेंड स्टेज में आ जाती है तब इसमें आपको आईवी देना पड़ेगा, मतलब नस के द्वारा 500 ml कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट दें। तो चूँकि इसमें बोरिक एसिड होती है जो कि उसको स्टेबलाइज करती है, कैल्शियम ग्लूकोनेट को स्टेबलाइज करती है, तो कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट दें। ये 500 ml यदि आप देते हैं तो उसको 11 से 12 ग्राम कैल्शियम मिल जाएगी। इतनी कैल्शियम ही उस जानवर के लिए कैल्शियम को पूरा करने के लिए आवश्यक होती है। प्रसव से 3 महीने पहले पशुओं के आहार में अधिक कैल्शियम एवं फास्फोरस शामिल करें। पशुओं के आहार में सूखी घास एवं हरा चारा भी शामिल करें। प्रसव के बाद पशुओं को संतुलित आहार का सेवन कराएं। इस रोग के लक्षण नजर आने पर तुरंत पशु चिकित्सक से परामर्श करें। मार्केट में बहुत सारे कम्बिनेशन ऐसे उपलब्ध हैं, बहुत अच्छे अच्छे कम्बिनेशन और बहुत इलेक्ट्रोलाइट के साथ उपलब्ध हैं, लेकिन उसकी आवश्यकता अभी नहीं है। केवल इसी से काम चला सकते हैं, चूँकि कैल्शियम की कमी को हमको पूरा करना है। उसके बाद ओरल जो होती है उसको चालू रखिए और आपकी गाय को तुरंत रिस्पॉन्स मिलेगी। इस बीमारी का सबसे बड़ी डायग्नोसिस यही है कि यदि 500 ml आप कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट उसको आईवी चढ़ा देते हैं तब वो तुरंत रिस्पॉन्स देगी, मतलब तुरंत वो जानवर खड़ी हो जाएगी यदि इसकी कमी है तो। और एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।
हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। भूपेश बघेल और ज्योतिरादित्य